नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना विषय चल रहा था सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अपने वो प्रश्न पढ़ रहे थे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो लगातार आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की क्लासें आपको लगातार मिल रही है। पीछे अपने 26 क्लासें पढ़ चुके हैं। आज अपनी बात करेंगे 27 नंबर क्लास की, जिसके अंदर अपना रसायन विज्ञान का टॉपिक रहेगा मिश्र धातुएं और उनके अनुप्रयोग। मिश्र धातुएं और उनके अनुप्रयोग से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही हमारी कोई नई क्लास अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। और इन प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे प्रताप क्लासेज ऐप पर लगातार आपको मिल रही है, वो भी टॉपिक वाइज मिल रही है, और इसका जो प्राइस है वो मात्र 100 रुपये रखा गया है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताना है आपको। तो कैल्शियम क्लोराइड, या कैल्शियम नाइट्रेट, या कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, या इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। आगे देखिए, एप्सम लवण किसका यौगिक है? एप्सम एक लवण होता है, ये किसका यौगिक होता है? Ca यानी कैल्शियम, Mg यानी मैग्नीशियम, Ba यानी बेरियम, Pb यानी लेड यानी सीसा। तो जो एप्सम होता है वो Mg यानी मैग्नीशियम का यौगिक होता है। आगे देखिए, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की, या तांबा और जिंक की, या तांबा और टिन की, या तांबा और लोहा की। तो जो कांसा होती है वो तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है, यानी जो कांसा धातु होती है वो तांबा और टिन को मिलकर बनाई जाती है या बनी होती है। आगे देखिए, किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग करने के लिए, यानी उनको जोड़ लगाने के लिए किया जाता है? सीसा एवं जस्ता, तांबा एवं जस्ता, या तांबा एवं सीसा, या सीसा एवं टिन। तो इनमें से जो सीसा और टिन होती है, सीसा और टिन होती है, इन दोनों की मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, पित्तल निम्न का मिश्र धातु है। पित्तल होता है जो किसकी मिश्र धातु है? तांबा और लोहा की, जस्ता और लोहा की, तांबा एवं जस्ता की, या लोहा एवं निकल की। तो जो पित्तल होता है वो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु होती है। तो इसको याद करने का सूत्र होता है पिताजी, पिताजी। पी यानी पी से पित्तल, ता से तांबा, जी से जिंक यानी जस्ता। तो इसके माध्यम से हम उसको याद रख सकते हैं। आगे देखिए, पित्तल है, पित्तल क्या है? एक यौगिक, एक मिश्रण, एक तत्व, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पित्तल होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? मिश्रण होता है। किसका होता है? ये एक प्रकार का मिश्रण होता है। और पित्तल के अंदर क्या क्या होता है आपको पता है? तांबा और जस्ता इसके अंदर होता है। आगे देखिए, जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, यानी जो जर्मन सिल्वर होती है वो किसकी मिश्र धातु होती है? सिल्वर एवं कॉपर की, सिल्वर एवं एल्यूमिनियम की, या कॉपर जिंक और निकल तीनों की, या निकल और एल्यूमिनियम दोनों की होती है। तो जो जर्मन सिल्वर होती है वो उसके अंदर कॉपर, जिंक और निकल का जो मिश्रण होता है। तो जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु होगी? कॉपर, जिंक और निकल तीनों की ये मिश्र धातु होती है। अब देखिए, जर्मन सिल्वर के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। तो जर्मन सिल्वर या निकल रजत भी इसको बोला जाता है, तांबे का एक मिश्र धातु है जिसमें निकल और प्राय जस्ता मिला होता है। प्राय इसमें 60% तो तांबा होता है और 20% क्या होता है? निकल होता है। बाकी जो 20% होता है वो क्या होता है? जस्ता होता है। इसे जर्मन सिल्वर, नई चांदी, निकल पित्तल, इलेक्ट्रम आदि नामों से भी इसको भी जाना जाता है। इसे निकल चांदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चांदी जैसा दिखता है। तो निकल चांदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो रंग है वो चांदी जैसा होता है। और इसको रूबी सिल्वर भी बोला जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Ag2S, Sb2 और S3 होता है। पायरागाइट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सी एक धातु है जो मिश्र धातु नहीं है। पित्तल, कांसा, पारा व जर्मन सिल्वर। तो इनमें से आपको पता है पित्तल भी एक मिश्र धातु है, कांसा भी है और जर्मन सिल्वर भी एक मिश्र धातु है। इनमें से जो पारा है वो एक मिश्र धातु नहीं है। अब आगे देखिए पारा के बारे में चर्चा करते हैं। तो पारा यह एक धातु है तथा रासायनिक रूप से यह एक तत्व है। पारा चांदी के समान सफ़ेद चमकदार धातु है। यह सामान्यतः तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। तो पारा एकमात्र वो धातु है जो क्या है, सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में रहती है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताओगे भी कौन सी एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था के अंदर रहती है। तो आगे देखिए पारे का रासायनिक जो सिंबल होता है वो Hg होता है और पारे का जो परमाणु भार है वो 200.59 AMU होता है। और पारे के घनत्व की बात करें तो पारे का घनत्व 13.53 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व होता है। आगे देखिए किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? इनमें से आपको बताना है किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर जो रजत दर्पण है वो बनता है। फेल्हिंग विलियन या बेनेडिक्ट विलियन या बारफोइड अभिकर्मक या टोलेन अभिकर्मक। तो इनमें से जो टोलेन अभिकर्मक होता है इसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, रजत दर्पण बनता है। आगे देखिए टोलेंस का अभिकर्मक क्या होता है? यह एक रासायनिक अभिकर्मक है जिसका उपयोग एल्डिहाइड और केटोन्स के साथ साथ कुछ अल्फा हाइड्री कीटोन्स के बीच अंतर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो एल्डिहाइड में टोटोमेराइल कर सकते हैं। अभिकर्मक में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया हाइड्रोक्साइड और कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल भी इसके अंदर होता है। आगे देखिए स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? जो स्टेनलेस स्टील होता है वो किसकी मिश्र धातु होता है? क्रोमियम और कार्बन, क्रोमियम कार्बन और आयरन, या क्रोमियम और आयरन सिर्फ दो, या कार्बन और आयरन। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है वो क्रोमियम, कार्बन और आयरन यानी लोहा, इन तीनों की क्या होता है, ये एक मिश्र धातु होता है। अब देखिए स्टेनलेस स्टील क्या है? तो जंगरोधी ये इस्पात है या स्टेनलेस स्टील एक इस्पात होता है जो वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से क्या होता है, खराब नहीं होता है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, मार्टेसिटिक, ऑस्टेनिटिक, डुप्लेक्स और फेरिटिक। ये 4 प्रकार स्टेनलेस स्टील के होते हैं। आगे देखिए चिली सोरा किसका सामान्य नाम है? यानी जो चिली सोरा होता है वो किसका सामान्य नाम होता है? सोडियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट का, या पोटेशियम नाइट्रेट का, या सोडियम नाइट्राइड का। तो जो चिली सोरा होता है वो सोडियम नाइट्रेट का क्या होता है, सामान्य नाम इसका होता है। अब देखिए सोडियम नाइट्रेट क्या है? तो सोडियम नाइट्रेट यह एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaNO3। तो सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, NaNO3। इसे चिली साल्टपेटर भी कहते हैं क्योंकि चिली में इसके विशाल भंडार है। यह यौगिक व्यापक रूप से खाद्य योज्य के रूप में उपयोग में किया जाता है क्योंकि यह एक परिरक्षक के रूप में कार्य करता है। सोडियम नाइट्रेट का उपयोग कई प्रकार की आतिशबाजियों में ऑक्सीडाइजर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है? इनमें से आपको बताना है स्टेनलेस स्टील के निर्माण के अंदर स्टील में कौन सी अधातु है जो मिलाई जाती है? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कार्बन या ताम्र यानी तांबा। तो इनमें से जो कार्बन एक अधातु होती है जो स्टेनलेस स्टील के निर्माण में उसके अंदर मिलाई जाती है। आगे देखिए कार्बोरेंडम क्या है? कार्बोरेंडम क्या है? बोरोन कार्बाइड या टंगस्टन कार्बाइड या सिलिकॉन कार्बाइड या जिंक कार्बाइड। तो जो कार्बोरेंडम होता है वो एक प्रकार क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। आगे देखिए खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है न कि जस्ते की, क्योंकि यानी जो खाद्य पदार्थों के डिब्बे होते हैं उनकी जो आंतरिक सतह होती है वो टिन से क्या लेपित होती है,
न कि जस्ते से। तो उसको जस्ते से न करने का कारण क्या होता है? जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, या जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है, या जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है, या जस्ता टिन से महंगा होता है। तो इसका विशेष कारण क्या होता है? जो जस्ता होता है वो टिन से अधिक क्या होता है? क्रियाशील होता है। यानी खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर अगर जस्ते की अगर पुताई कर दें तो वो उन पदार्थों के साथ क्या है? क्रिया कर सकता है। आगे देखिए, विद्युत तारों के पर्स पर वेल्डिंग के लिए उपयोग में लाया जाने वाला सोल्डर है। विद्युत तारों की पर्स पर सोल्डिंग की जाती है या उनको वेल्डिंग किया जाता है, तो उसमें जो प्रयुक्त होने वाला सोल्डर है वो कैसा होता है? तांबे व जस्ते की मिश्र धातु के रूप में होता है, या टिन और तांबे का मिश्र धातु होती है, या सीसा और टिन की मिश्र धातु होती है, या जस्ता एवं सीसा की मिश्र धातु होती है। तो इनमें से जो सी नंबर ऑप्शन है, सीसा और टिन की एक ये मिश्र धातु होती है। आगे देखिए, मिश्र धातु एक है। मिश्र धातु क्या होती है? एक तत्व या एक विषमांगी मिश्रण या यौगिक या एक है समांगी मिश्रण। तो जो मिश्र धातुएं होती है वो समांगी मिश्रण के अंतर्गत आती है। आगे देखिए, सोल्डर यानी टांका के घटक क्या है? सोल्डर यानी जो टांका वो वेल्डिंग करने के लिए काम में लिया जाता है वो क्या होता है? सीसा और टिन का मिश्रण होता है, या सीसा और जस्ते का मिश्रण होता है, या तांबे और टिन का मिश्रण होता है, या तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है। जो सोल्डर यानी टांका ये जो घटक होता है वो किसका होता है? उसके अंदर सीसा और टिन क्या होते हैं? मिले होते हैं। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न, आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तांबा, नाइक्रोम, एल्यूमिनियम या चांदी। तो आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए जो नाइक्रोम होता है उसका उपयोग किया जाता है। किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज और रेल डिब्बों में पुर्जों में काम में लिया जाता है? किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु है जो हवाई जहाज एवं रेल डिब्बों के पुर्जों में काम में लिया जाता है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो एल्यूमिनियम होता है उस धातु का उपयोग एक मिश्र धातु के रूप में करके उसका उपयोग हवाई जहाज और रेल डिब्बों के अंदर इसका पुर्जे बनाने में उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, पित्तल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक गैस, मिश्रण, यौगिक या विलयन। तो पित्तल एक मिश्र धातु है, आपको पता है तांबा और जस्ता की मिश्र धातु होती है। इसी तरह इसने वायु का पूछा है तो वायु एक प्रकार का मिश्रण होता है। आगे देखिए, यदि एक किग्रा यानी 1000 ग्राम मिश्र धातु में 32% कॉपर है और 40% क्या है? जिंक है, और शेष निकिल है, तो शेष कितना बच गया? 40 और 30 70 72, तो पीछे बच गया 28% क्या है इसके अंदर? निकिल है। तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी है? इसमें कॉपर की आपको मात्रा बतानी है। तो कॉपर की मात्रा 32% है, इसका मतलब इसके अंदर 320 ग्राम क्या है? कॉपर है, और 40% जिंक यानी 400 ग्राम तो क्या है इसके अंदर? जिंक है, और पीछे बचा 28%, तो 28% क्या है? निकेल। तो ये हो गया आपका 280 ग्राम। टोटल जोड़ेंगे तो 0, 8 और 2 10, 4 3 7 दोनों और 1 10। तो अपने को पूछा किसका है? कॉपर का। तो कॉपर की मात्रा कितनी आ गई? 320 ग्राम। तो इसका डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखिए, 1 और 2 रुपये के सिक्के किस धातु से बनते हैं? 1 रुपये और जो 2 रुपये के सिक्के बनते हैं वो किस धातु के बनते हैं? फेरेटिक, स्टेनलेस स्टील के, या चांदी और स्टील के, या तांबा निकेल मिश्र धातु के, या स्टील और पित्तल के। तो इनमें से जो 1 और 2 रुपये के सिक्के हैं वो फेरेटिक जो स्टेनलेस स्टील होता है उसके ये बनते हैं। आगे देखिए, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? जो स्टेनलेस स्टील था उसका आविष्कार किसने किया था? विलियम हावर्ड लिवेस ने, या जोसेफ अस्दीप ने, या हैरी ब्रियरली ने, या जेम्स डाइसन ने। तो जो स्टेनलेस स्टील है उसका आविष्कार किया था हैरी ब्रियरली ने। आगे देखिए,
निम्न में से कौन है जो पित्तल, कांसा और जर्मन सिल्वर में पाया जाता है? इनमें से आपको बताना है कौन सा है। एक है जो पित्तल में भी पाया जाता है, कांसे में भी पाया जाता है और जर्मन सिल्वर के अंदर भी वो पाया जाता है। तो तांबा, सिलिकॉन, कार्बन या सोना। तो इनमें से जो तांबा है वो पित्तल के अंदर भी आता है, कांसे भी में आता है और जर्मन सिल्वर में भी ये मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सी नॉन फेरस यानी अलॉय धातु नहीं है। कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकिल या लोहा। तो जाहिर सी बात है जो लोहा है वो एक अलॉय धातु नहीं है। अब देखिए अलॉय धातुएं कौन कौन सी है। इसमें क्या आ जाते हैं? एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा, निकल, टिन, टाइटेनियम और जस्ता। ये क्या आती है? अलॉय धातुओं के अंतर्गत है आती है। साथ ही पित्तल और कांस्य जैसे तांबे के मिश्र धातु भी इसके अंदर क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। इनमें से आपको बताना है कौन सा भिन्न है? एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा या पित्तल। तो इनमें से जो पित्तल है वो भिन्न है, क्योंकि पित्तल क्या है? एक मिश्र धातु है जिसके अंदर क्या क्या होता है? तांबा प्लस जस्ता। लेकिन जो तांबा, लोहा और एल्यूमिनियम होती है ये मिश्र धातुएं नहीं होती है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है? यानी इनमें से आपको बताना है कौन सा है जो उच्च तापमान यानी बहुत अधिक तापमान पर भी आसानी से क्या जलता नहीं है? अर्धचालक, कुचालक, सुचालक या मिश्र धातु। तो इनमें से जो मिश्र धातुएं होती है वो उच्च तापमान पर भी क्या है? आसानी से जलती नहीं है। आगे देखिए सीसा यानी लेड किसका मिश्रण होता है? अभ्रक और क्वार्ट्ज का, कॉपर और टिन का, जस्ता और निकिल का या रेत और लवण का। तो जो सीसा होता है वो रेत और लवण का क्या होता है? मिश्रण होता है। आगे देखिए सोने को तांबे के साथ क्यों मिश्रित किया जाता है? सोने को तांबे के साथ क्यों मिश्रित किया जाता है? सोने को और पीला बनाने के लिए, या सोने को चमक देने के लिए, या सोने को नरम बनाने के लिए, या सोने को कठोर बनाने के लिए। तो सोने को तांबे के साथ मिश्रित करने का कारण क्या है? तो सोने को और अधिक कठोर बनाने के लिए सोने के अंदर तांबे को मिश्रित किया जाता है। आगे देखिए स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है? स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इनमें से कौन सा है पदार्थ जो मिलाया जाता है? तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम या वेनेडियम। तो स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसके अंदर क्रोमियम को मिलाया जाता है। आगे देखिए निम्नलिखित तत्वों में से मिश्र धातु से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। आपको पता है स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? क्रोमियम, कार्बन और लोहा, इनसे तो बनता है। तो इनमें बताना है कि इन्हें प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में दें। यानी इनमें बताना है कि सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है और उससे कम किसकी होती है और उससे कम किसकी होती है। तो देखते हैं। तो इसमें से जो लोहा होता है इसकी मात्रा सर्वाधिक 1 नंबर पे होती है। तो 2 नंबर पे कौन होता है? तो 2 नंबर पे क्रोमियम और 3 नंबर पे होता है कार्बन। तो CAB कौन सा ऑप्शन है? CAB। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो सबसे अधिक मात्रा लोहे की होती है, उसके बाद इसके अंदर क्रोमियम की और 3 नंबर पे आता है कार्बन। तो इसका अवरोही क्रम कौन सा रहेगा? CAB। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है? यानी इनमें से आपको बताना है कौन सी मिश्र धातु है जिसके अंदर 4 मिश्र धातुएं मिली हुई होती है? कांस्टेंट, मैग्नीन, नाइक्रोम और सोल्डर। तो इनमें से जो मैग्नीन होती है वो 4 घटकों से क्या है? मिलकर बनी होती है। आगे देखिए कौन सी मिश्र धातु में कांसा, टिन और सीसा और टिन होते हैं? इनमें से आपको बताना है कौन सी मिश्र धातु है जिसके अंदर कांसा भी होता है, टिन, सीसा और टिन होते हैं। ये तीनों इसके अंदर मिले होते हैं। जर्मन सिल्वर, बेल मेटल, सोल्डर या रोज मेटल। तो इनमें से जो बेल मेटल होती है उसके अंदर कांसा, सीसा और टिन मिले होते हैं। यानी जो बेल मेटल होती है वो कांसा, सीसा और टिन की
मिश्र धातु होती है। अब देखिए बेल मेटल क्या है। यह एक कठोर मिश्र धातु है जिसका उपयोग घड़ी और इसी तरह के वाद्य यंत्र जैसे कि झांझ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह एक उच्च टिन सामग्री के साथ कांस्य का एक रूप है जिसमें तांबे का टिन में अनुपात क्या लगभग होता है 4:1 होता है। यह 80% तांबा 20% टिन से बना होता है जिसमें कुछ मात्रा जस्ता और शीशा की भी इसके अंदर मिला दी जाती है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील की कठोरता आती है, यानी इनमें से आपको बताना है कौन है जिसके कारण स्टेनलेस स्टील के अंदर कठोरता आती है, जिंक, शीशा, कार्बन या टिन। तो इनमें से जो कार्बन होता है, कार्बन के मिलने के कारण जो स्टेनलेस स्टील है उसमें कठोरता आ जाती है। आगे देखिए पित्तल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। पित्तल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से क्या होता है, वायु में रहने से रंगहीन यानी उसका रंग उड़ जाता है। तो एल्यूमिनियम फास्फाइड या हाइड्रोजन फास्फाइड या हाइड्रोजनित वेफर या एल्यूमिनियम सल्फाइड। तो पित्तल जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में रहने के कारण, निरंतर रहने के कारण वायु में क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। आगे देखिए मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसकी अलॉय होती है, यानी किसकी मिश्र धातु होती है। शीशा और तांबा की, शीशा और एंटीमनी की, या शीशा और बिस्मिथ की, या शीशा और जिंक की। तो मुद्रणालय में जो प्रयुक्त टाइप धातु है वो क्या होती है, शीशा और एंटीमनी की क्या होती है, मिश्र धातु होती है। आगे देखिए क्वार्टज का एक रूप है, इनमें से आपको बताना है कौन सा रूप है जो क्वार्टज का है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, या मैग्नीशियम कार्बोनेट का। जो क्वार्टज होता है वो एक प्रकार का सिलिकॉन ऑक्साइड का एक रूप होता है। आगे देखिए नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं। इनमें से आपको बताना है एक नीलम और रूबी एक प्राकृतिक किस्में हैं जो किसकी है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट की, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, या एल्यूमिनियम सल्फाइड की, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो जो नीलम और रूबी होती है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्राकृतिक किस्में होती है। आगे देखिए एस्बेस्टस किससे बनती है। जो एस्बेस्ट धातु होती है वो किससे बनती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से, तांबा, जिंक और मैग्नीन से, या शीशा और लोहा से, या कैल्शियम और जिंक से। तो जो एस्बेस्टस बनती है वो बनती है कैल्शियम और मैग्नीशियम को मिलाने से एस्बेस्ट प्राप्त होती है। आगे देखिए जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मुद्रा धातु, आभूषणों आदि बनाने में किया जाता है। इसको यह नाम देने का कारण क्या है। जर्मन सिल्वर वास्तव में सिल्वर नहीं होती है लेकिन फिर भी इसको नाम देने का कारण क्या है। यह ताम्र की मिश्र धातु है और इसमें चांदी एक घटक के रूप में होती है, या यह चांदी की एक मिश्र धातु है, या यह देखने में चांदी जैसी होती है। तो जर्मन सिल्वर जो होती है वास्तव में चांदी नहीं होती है लेकिन ये चांदी जैसी दिखती है, तो यह देखने में चांदी जैसी होती है, इस कारण इसका नाम क्या रख दिया, जर्मन सिल्वर इसका नाम रख दिया। आगे देखिए निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं, यानी किन को मिलाने से अमलगम बनता है। तांबा जस्ता, या तांबा और टीन, या पारा जस्ता, या शीशा और जस्ता। तो इनमें से पारा और जस्ता के मिलने से क्या बनता है, अमलगम बनता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है। इनमें से आपको बताना है कौन सा जोड़ा है जिसमें तांबे को मिश्रित किया जाता है। पित्तल एवं टंगस्टन, कांसा व नाइक्रोम, पित्तल एवं कांसा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो पित्तल और कांसा होता है उसके अंदर तांबे को मिलाया जाता है। पित्तल आपको पता है तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है, कांसा होता है जो तांबा और टीन का मिश्रण होता है। आगे देखिए जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है। जो जर्मन सिल्वर होता है उसके अंदर चांदी का प्रतिशत कितना होता है, 1%, 5%, 0%, या इनमें से कोई नहीं। तो जर्मन सिल्वर के अंदर जो चांदी का प्रतिशत होता है वो 0% होता है, यानी जर्मन सिल्वर के अंदर चांदी नहीं होती है।
जर्मन सिल्वर का रंग चांदी जैसा होने के कारण इसको जर्मन सिल्वर है बोला जाता है, न कि चांदी की उपस्थिति के कारण। आगे देखिए, निम्न मिश्र धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। इनमें से आपको बताना है कौन सी मिश्र धातु है जिसके अंदर तांबे की जो मात्रा है वो अधिकतम होती है। पित्तल में, कांसा में, या जर्मन सिल्वर में, या गन मेटल में। तो इनमें से जो कांसा होता है उसके अंदर तांबे की मात्रा क्या होती है, अधिकतम होती है। इसी कारण जो कांसा है वो तांबे के जैसा दिखाई देता है। आगे देखिए, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है। जो गैल्वेनीकरण होता है उस लोहे पर किसका लेप होता है, एल्यूमिनियम का, गैलेना का, चांदी का, या जस्ते का। तो गैल्वेनीकृत में लोहे पर जो लेप होता है वो जस्ते का लेप होता है। यानी गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, लोहे पर जस्ते का लेप या परत चढ़ाने क्या होता है, गैल्वेनीकरण होता है। आगे देखिए, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन, या कार्बन। तो इनमें से जो क्रोमियम होती है उसको मिलाने से क्या होता है, जो लोहा होता है वो धब्बा रहित बनकर तैयार होता है। आगे देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, तांबर प्रदूषण से बचने के लिए पित्तल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तांबे को प्रदूषण से बचाने के लिए पित्तल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, टिन की, जस्ते की, एल्यूमिनियम की, या शीशे की। तो तांबर प्रदूषण से बचने के लिए जो पित्तल के बर्तन होते हैं उनके ऊपर टिन होता है उसकी परत चढ़ाई जाती है। तो आज के इतने प्रश्न थे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर करना, और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें, जिससे हमारी कोई नई क्लास अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।